इस बीच ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी फूटा। सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे कार्यकर्ताओं को जब पुलिस वालों ने रोका तो वो उनसे उलझ पड़े और सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते दिखे। पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ा एक कार्यकर्ता वहां मौजूद पेड़ की टहनी से लटक गया और अपने पैरों से बैरिकेडिंग पर धक्के मारने शुरू कर दिए। उस प्रदर्शनकारी ने पुलिस के बैरिकेड पर 10 से ज्यादा बार धक्के मारे। हालांकि इस दौरान बैरिकेड के दूसरी तरफ मौजूद पुलिस वालों ने बैरिकेड को गिरने से रोके रखा। आम आदमी पार्टी के कुछ दूसरे कार्यकर्ता भी बैरिकेड पर चढ़े हुए दिखाई दिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शांति से हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए कौन से लोकतंत्र में ये होता है? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही हैं। काफी देर तक कुरुक्षेत्र में उस सड़क पर हंगामा होता रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाने की तैयारी कर ली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद हर किसी के मन में यह सवाल उठने लगा कि दिल्ली में केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार कौन चलाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को इस बात का एहसास था कि ईडी उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने पहले से प्लान बी तैयार कर लिया था। सूत्रों ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने पहले यह तय किया था कि अगर इस्तीफा देने की नौबत आई तो दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। हालांकि एक रोज पहले गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दो टूक कह दिया कि आम आदमी पार्टी जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएगी। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी इस परिस्थिति के लिए पहले से तैयारी कर रही थी, क्योंकि काफी लंबे वक्त से शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। जानकारों के मुताबिक भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा। और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का प्लान तैयार किया था। लेकिन जेल से सरकार चलाने की राह में आम आदमी पार्टी को कई तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल के मैनुअल यानी नियम कायदों में जेल से सरकार चलाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब यह कि भले ही आम आदमी पार्टी ने जेल से सरकार चलाने की तैयारी की हो, लेकिन इसकी इजाजत शायद ही उसे जेल प्रशासन से मिले। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल के मैनुअल में किसी भी मुख्यमंत्री के जेल से सरकार चलाने का प्रावधान नहीं है। जेल मैनुअल एक रूल बुक होती है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं। जेल प्रशासन इसी के हिसाब से काम करता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में बंद कैदी को हफ्ते में 2 बार उसके रिश्तेदारों और परिजनों से मुलाकात कराई जाती है। आरोपी को 10 लोगों के नाम देने होते हैं और वो लोग ही जेल में फोन करके मिलने की तारीख और समय मांग सकते हैं। एक बार मुलाकात में सिर्फ 3 लोग ही जेल में आरोपी से मिल सकते हैं। मतलब ये कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं तो इसमें उन्हें कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं, क्योंकि नियमों के मुताबिक जेल से सरकारी फाइलें साइन नहीं कराई जा सकती। और अगर फाइलों पर साइन कराना भी हो तो जेल सुपरिटेंडेंट से लिखित इजाजत लेनी होगी। एक राज्य के मुख्यमंत्री के कंधों पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। कैबिनेट की बैठक के अलावा मुख्यमंत्री को दिन भर अफसरों के साथ बैठकें करनी पड़ती हैं और जेल में रहते हुए ये सारी चीजें संभव नहीं है। और जिस शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो शराब नीति 3 साल पहले बनाई गई थी। उस दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति लाने का ऐलान किया था और वो तारीख थी 22 मार्च 2021। यानी ठीक 3 साल पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति लाने का ऐलान किया था। सिसोदिया से जब इसे लाने की वजह पूछी गई थी तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला ये कि इससे माफिया राज खत्म होगा और दूसरा ये कि इससे सरकारी खजाना बढ़ेगा। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई थी। इसके लागू होते ही शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और पूरा कारोबार निजी हाथों में चला गया था। कई बड़े ऑफर और डिस्काउंट देने की वजह से शराब की जमकर बिक्री हुई थी और इससे दिल्ली सरकार का खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नई नीति का जमकर विरोध भी होने लगा था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया था। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेज दी थी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर नियमों को ताक पर रखकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। और बाद में उपराज्यपाल ने भी उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव करने का आरोप लगा दिया था। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी थी। और उसी दौरान विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी थी। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि खुदरा और थोक कारोबारियों के शराब के धंधे से हटने की वजह से ऐसा किया गया। बाद में 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया,
3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 शराब कारोबारी और 2 कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इन पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। 19 अगस्त को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े घर और ठिकाने समेत 7 राज्यों के 31 ठिकानों पर छापे मारे गए। और इसके बाद सिसोदिया ने दावा किया था कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 दिन बाद 22 अगस्त 2022 को ईडी ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। क्योंकि सिसोदिया के पास ही आबकारी विभाग था, इसलिए उन्हें इसमें मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मनमाने और एकतरफा फैसले लिए थे। उनके फैसलों की वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।